ओके, अब हम शुरू करते हैं फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स। ठीक है, लार्ज रिटेलर्स का मतलब ये हुआ कि जो बड़ी शॉप्स लेके बैठे हैं, फिक्स नेचर की तो हैं ही वो, साथ में वो लार्ज भी हैं। देखो, जो रिटेलर्स लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को करते हैं, मतलब वो लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं, लार्ज स्केल पे गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो ये जो रिटेलर्स होंगे वो बल्क में बिजनेस ऑपरेट कर रहे होंगे लार्ज स्केल पे। ठीक है, इसके तीन एग्जाम्पल हो सकते हैं: डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर और मेल ऑर्डर हाउसेस। सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं। तो ये जो बिग बाजार था, अब उसकी जगह डीमार्ट ने ले ली है, राइट? तो डीमार्ट एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा है। ये एक लार्ज एस्टेब्लिशमेंट होती है और वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इसमें बेचा जाता है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि किसी भी कस्टमर की सारी नीड्स वन रूफ के अंडर ही सेटिस्फाई कर दी जाए। ऑल नीड्स अंडर वन रूफ, ये इनका बिजनेस कॉन्सेप्ट है। द स्टोर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। जैसे कि हम डीमार्ट पे जाते हैं तो ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट अलग है, यूटेंसिल्स का डिपार्टमेंट अलग है, क्लोथ्स का डिपार्टमेंट अलग है, स्टेशनरी, टॉयज, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और इस वजह से ये एबिलिटी रखते हैं कि ये डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, और इसके लिए इन्हें डेफिनेटली वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर को कैसे ध्यान रखेंगे? ये एक लार्ज एस्टेब्लिशमेंट है। ये किस बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है? टू सेटिस्फाई ऑल नीड्स अंडर वन रूफ। ठीक है, और इसमें हर तरह के गुड्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना होता है, इसीलिए इसे डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग गुड्स हैं। ठीक है, तो इंडिया में ये कंसेप्ट अब काफ़ी सारा चल रहा है, पहले ये इतना नहीं था। यूएसए जैसी कंट्रीज में तो ये काफ़ी सालों से इस तरह के कंसेप्ट में बिजनेस कर रहे हैं, राइट? आगे चलते हैं। देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर के एसेंशियल फीचर, मतलब वही वाली बात है, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी स्टोर को हम डिपार्टमेंटल स्टोर बुला सकते हैं या नहीं। पहली चीज़ तो ये सिटी में सेंट्रल लोकेशन पे पाए जाते हैं, मतलब ऐसी लोकेशन जहाँ पे आसानी से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, तो थोड़ा आसपास स्पेस एरिया अच्छा होना चाहिए। ये इनका बेसिक कंसेप्ट है कि वहीं पे ये स्टोर्स ओपन होते हैं। दूसरा, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, है ना? जैसे कि इनके आसपास रेस्टोरेंट हो सकते हैं, ठीक है, टेलीफोन बूथ तो अब पुराना ज़माना हो गया, रेस्ट रूम हो गया, ये भी पुराना ज़माना हो गया। इंडिया में अभी भी उतने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है कि ये सारी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करे। रेस्टोरेंट तक तो डीमार्ट पे भी थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का मिल सकता है, राइट? कॉर्पोरेट स्टेटस, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका जो तुम याद रख सकते हो। कॉर्पोरेट स्टेटस, डीमार्ट का कॉर्पोरेट स्टेटस है, इसका मतलब है कि एक कंपनी है डीमार्ट, है ना? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और वो इसे रन करते हैं, ये कोई प्रोप्राइटरशिप में नहीं चल रहा है। मिडिल मैन को एलिमिनेट करना इनका एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। ये तो हर रिटेलर की कोशिश होती है वैसे, पर डिपार्टमेंटल स्टोर के पास ही ये कैपेसिटी है कि वो मिडिल मैन को रिमूव कर पाए। देखो, छोटा रिटेलर तो किसी होलसेल ट्रेडर से ही खरीद के लाएगा, लेकिन डीमार्ट जैसे स्टोर तो कई बार मैन्युफैक्चरर से सीधा बाय करते हैं, क्योंकि इतनी लार्ज क्वांटिटी में ये लोग गुड्स को बाय करते हैं कि इन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये जाके सीधे प्रोड्यूसर से ही बाय कर सकें। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो ये मैन्युफैक्चरर से बाय कर लेते हैं, इसलिए ये किसको स्किप कर देते हैं? होलसेलर जैसे लोगों को स्किप कर देते हैं, और इसीलिए ये अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा पाते हैं, क्योंकि होलसेलर बीच में है ही नहीं प्रॉफिट लेने के लिए, सीधे प्रोड्यूसर से इन्होंने गुड्स कलेक्ट किया है। इनमें सेंट्रलाइज परचेसिंग होती है। देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर में डिपार्टमेंट अलग अलग थे, लेकिन जब हम फाइनली बिल पे करने जाते हैं तो एक ही सिंगल पॉइंट पे हम अपने गुड्स को परचेस करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं, इसमें डिपार्टमेंट भले ही अलग अलग हो पर परचेजिंग सेंट्रलाइज है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट इसके यूनिक पॉइंट्स हैं जो तुम याद रख सकते हो। लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स तो इसका यूनिक पॉइंट है ही।
तो 4 पॉइंट हो गए। ऊपर के दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी पकड़ लिया तुमने तो काफ़ी है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, वेराइटी ऑफ गुड्स, सेंट्रलाइज परचेजिंग, मिडिलमैन को एलिमिनेट करना, सीधे मैन्युफैक्चरर से परचेज करना। कॉर्पोरेट स्टेटस, ये प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं चलते, ये जनरली कंपनी फॉर्म में ही चलते हैं, क्योंकि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत होगी। इतने लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि कंपनी ही उसे टेकल कर सकती है। फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और सेंट्रलाइज लोकेटेड रहते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? एक साथ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना, बाइंग को कन्वीनियंट बनाना और मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करना। फ्री होम डिलीवरी जैसी सर्विसेज भी ये लोग देते हैं। इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, मतलब इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन का मतलब है कि ये गुड्स सस्ता देते हैं। हम जानते हैं कि डीमार्ट पे गुड्स सस्ता मिलता है, रीज़न है कि वो इतने बल्क में परचेज करते हैं कि उन्हें अच्छे खासे डिस्काउंट मिलते हैं, और सीधे मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं तो काफ़ी कम कॉस्ट पे परचेज कर पाते हैं। तो ये जो लार्ज स्केल पे उनका ऑपरेशन चल रहा है, इसका इकोनॉमी मतलब बेनिफिट इन्हें भी मिलता है और ये अपने कस्टमर को भी उसे डिलीवर कर देते हैं, राइट। प्रमोशन ऑफ सेल्स, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं ये लोग, अपने स्टोर लेवल की एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट लेवल की तो छोड़ो, स्टोर की भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट थीम पे ये लोग काम करते हैं, इस वजह से इनका जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी यू कैन से अच्छी क्वालिफिकेशंस वाले लोगों को ही अपने मैनेजमेंट में रखते हैं, और इसीलिए इनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है? तो देखो, सबसे पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। जो आपका नियर बाय रिटेल शॉप है, छोटा सा, जो कॉलोनी के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे हम पर्सनली उसके प्रोप्राइटर को जानते हैं, वो हमें जानता है, आसानी से क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर पे नहीं मिलेगी। अगली इंपॉर्टेंट बात है, इन स्टोर्स को ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है, इस वजह से ये ज़्यादा ओपन नहीं होते। सिटी में 2-4 हो जाए तो बड़ी बात है। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जब इसमें नुकसान होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, किसी पे बैन लग गया प्रोडक्ट पे, तो इसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो आउट ऑफ फैशन हो जाने पे कोई किसी गुड्स के, या मैंने कहा कोई लीगल बैन लग गया किसी प्रोडक्ट पे, तो इनके पास क्या है, बल्क में परचेज करके रखते हैं, तो वो क्वांटिटी पूरी की पूरी नुकसान में चली जाती है और उन्हें काफ़ी हैवी फंड्स का लॉस होता है। और कई बार जगह ऑब्वियसली इनको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी बड़ी चाहिए, तो वो सिटी के बीच में नहीं मिलती। हालांकि कोशिश यही करते हैं कि ये सेंट्रली लोकेटेड हो, बट वो सिटी के बीच में नहीं मिलती, तो आउटस्कर्ट में ही इनको अपना स्टोर ओपन करना पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस हो। इतने सारे लोग एक साथ आएंगे तो उनकी पार्किंग वगैरह की व्यवस्था भी चाहिए हमें। तो कई बार इनके दूर होने की वजह से लोग इस इनकन्वीनियंट फील करते हैं और यहाँ नहीं जाते, अपनी नियर बाय रिटेल शॉप से ही गुड्स को परचेज कर लेते हैं। एक बार इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, फिर इसका रिवीजन कर लेंगे। द डिपार्टमेंटल स्टोर आर वेरी पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और आज के समय पे तो ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये पहले पॉपुलर थे, लेकिन इंडिया में भी अब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, और बड़ी सिटीज़ में ये मल्टीपल डिपार्टमेंटल स्टोर देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंदौर है, पर उज्जैन जैसी छोटी जगह पे थोड़े से कम होते हैं। तो सिटी के साइज़ पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर पाए जाएंगे या कम। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेंट्रल लोकेशन का फीचर है, प्रोविजन ऑफ सर्विस, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट स्टेटस केवल कंपनी फॉर्म में ही काम करते हैं, मिडिल मैन को एलिमिनेट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, सेंट्रलाइज परचेजिंग करवाते हैं, और लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करते हैं। एडवांटेज, एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी होती है इनमें, बाइंग कन्वीनियंट कर देते हैं, है ना, बाइंग एक्टिविटी को, बहुत सारी अट्रैक्टिव सर्विसेज देते हैं, जैसे फ्री होम डिलीवरी, लार्ज स्केल पे काम करने की वजह से इकोनॉमी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, क्योंकि ये खुद सस्ता गुड्स खरीदते हैं, इसलिए आगे भी सस्ता गुड्स डिलीवर करते हैं। प्रमोशन ऑफ सेल्स, ये अपने लेवल पे खुद की एडवर्टाइजमेंट अलग से करते हैं, कंपनी जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रही है उससे सेपरेट ये अपने स्टोर की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, और क्योंकि इनके पास इतने फंड्स होते हैं और कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, इसीलिए ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर कर पाते हैं और उनकी सर्विसेज ले पाते हैं। फिर
इसमें प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल अटेंशन मिसिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर नुकसान बड़ा ही होगा, और इनकन्वीनियंट लोकेशन पे ये लोग सिचुएटेड हो पाते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए अपने आप को सिचुएट करने के लिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स क्या होती हैं। देखो आजकल तो ये चेन स्टोर वाला ज़माना ही है ना। जैसे अपना स्वीट का एग्जांपल मैं लूँ तुम्हें, तो वो चेन स्टोर है। ठीक है, डीमार्ट भी डिपार्टमेंटल स्टोर भी है और चेन भी है। ठीक है, इसके अलावा वो अभी एमबीए चाय वाला था या इस तरह के चेन स्टोर्स की ओपन होते हैं, और कई लोग उसमें आइसक्रीम से लेके भी रिलेटेड भी तुमने काफ़ी सारे चेन स्टोर्स देखे होंगे। नेचुरल के आइसक्रीम से, टॉप एंड टाउन है, तो ये सब चेन स्टोर्स हैं। चेन स्टोर्स मल्टीपल शॉप्स में बिजनेस करते हैं, मतलब एक ही सिटी में भी मल्टीपल हो जाते हैं और अलग अलग सिटीज़ में भी अपना सेटअप ले जाते हैं। तो ये ऐसी रिटेल शॉप हैं जो मल्टीपल स्टोर्स ओपन कर रही हैं। ठीक है, इनके जो ऑनर हैं वो कोई एक ही हैं, राइट। मतलब कि एक पर्सन ने एक शॉप ओपन की, फिर उसके जैसी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऑनरशिप उसी के पास है, तो सिंगल ऑनर होते हैं और शॉप्स मल्टीपल होती हैं। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी ही शॉप ओपन कर दें, है ना। तो कई बार जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सोचता है यार मैं ही कस्टमर तक चला जाता हूँ, तो उसके पास जो अच्छा तरीका है वो है चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स ओपन करना। और लोकेलिटी मैंने बताया विद इन अ सिटी भी होती है और डिफरेंट सिटीज में भी ये लोग सिचुएटेड होते हैं। ये एक जैसा गुड्स बेचते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आप जहां से भी गुड्स लोगे एक ही जैसा गुड्स मिलेगा, उसमें आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर सपोज कोई स्वीट शॉप है, जैसे हमारे यहाँ का है कि श्रीगंगा है, तो श्रीगंगा के अगर 3 या 4 स्टोर हैं तो लगभग मिठाई आपको एक जैसी मिलेगी। तो ये इनका स्टैंडर्डाइजेशन और ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट एक जैसा होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। एक जैसी ही ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट रखना, एक जैसी स्ट्रेटजी अपनाना और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचना। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते आप, अलग अलग स्टोर से खरीदने के बावजूद प्रोडक्ट आपको एक जैसा मिलेगा। तो ये इसकी हेल्प से क्या होता है, हाई वॉल्यूम में ये अपनी ट्रेडिंग कर पाते हैं, है ना। एक ही शॉप खोलना और 15 शॉप खोलने में ऑब्वियस बात है, 15 शॉप में 15 जगह पे आपने विंडो ओपन कर दिया है जहां से लोग गुड्स खरीदेंगे, तो आप हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन करोगे, हाई वॉल्यूम में सेल्स करोगे। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स क्या होती हैं। देखो एग्जाम्पल देखो इसके, बाटा ये मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ही है जो खुद अपने गुड्स बेच रहा है। पिज्जा हट ये भी मैन्युफैक्चरर है खुद। कैफे कॉफी डे, है ना, सीसीडी। तो ये निरूलाज, रेमंड, ये सब जो शोरूम्स हैं ये चेन स्टोर के एग्जाम्पल हैं। इनका ऑनर एक ही है, अलग अलग सिटीज में सिचुएटेड हैं और बल्क में बिजनेस कर पाते हैं क्योंकि इनके पास मल्टीपल स्टोर्स हैं। द इम्पॉर्टेंट फीचर, लोकेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है और ये कोशिश करते हैं कि पॉपुलेटेड एरियाज में जाके बिजनेस करें। एक साथ गुड्स पर मतलब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, है ना। जैसे श्रीगंगा होगा तो वो एक साथ रॉ मटेरियल परचेज करेगा। जैसे उसे दूध परचेज करना है मिठाई बनाने के लिए, तो वो एक साथ परचेज करेगा, फिर एक जगह प्रोड्यूस करेगा और फिर उसे अलग अलग स्टोर पे सेलिंग के लिए लगा देगा। ठीक है, इनका कंट्रोल सेंट्रलाइज होता है क्योंकि ये एक ही ऑनर के अंडर में काम कर रहे होते हैं। जनरली ये कैश में सेल करते हैं, क्रेडिट वगैरह नहीं देते हैं। इनकी शॉप्स को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मेंटेन करने, इस वजह से ये लोग रेगुलरली इंस्पेक्ट करते हैं कि किसी भी शॉप पे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो दूसरे प्रोडक्ट से चेंज ना हो। इनकी जो प्राइसेस हैं वो फिक्स रहती हैं और हर स्टोर पे लगभग वही प्राइस में गुड्स मिलेगा। एंड द लास्ट थिंग इज विंडो ड्रेसिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, विंडो ड्रेसिंग। ये डेकोरेशन को डिनोट करता है कि आप किसी चीज़ को
दिखाते हैं बेटर प्रेजेंटेशन के साथ, तो उसे विंडो ड्रेसिंग बोला जाता है। तो इनके जो स्टाइल ऑफ शॉप्स होते हैं ना, वो जनरली एक जैसे होते हैं, ये कलर भी सेम यूज करते हैं। जैसे पिज्जा हट आप कहीं पे भी देखोगे तो उसके बॉक्स का कलर, चाहे इंदौर में बेच रहे हो पिज्जा हट या यहाँ पे बेचें, और उनके शॉप के अंदर भी जो वो थीम बनाते हैं अपने शॉप की, कलर वगैरह बनाते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं। तो प्रोडक्ट एक जैसा, उसकी पैकिंग एक जैसी, शॉप का इंटीरियर एक जैसा, ये विंडो ड्रेसिंग का एग्जाम्पल है कि वो एक जैसा डेकोरेशन करते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इसके फायदे क्या हैं? ऑब्वियस बात है कि लार्ज स्केल पे एक काम कर रहे हैं तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला पॉइंट तो लगभग सब में आएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में भी आया था, यहाँ भी आएगा, सेम पॉइंट है कि लार्ज स्केल पे काम करने की वजह से ये बल्क में परचेज करते हैं, फिर एक साथ बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, इस वजह से कॉस्ट कम आती है और उसका बेनिफिट ये उठाते हैं अपने यू कैन से प्रॉफिट मार्जिन्स के नाम पे। एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, जो भी लार्ज स्केल पे काम करेगा उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बल्क में परचेज करता है तो वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से ही गुड्स परचेज कर लें। और चेन स्टोर तो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर अपनी तरफ से ही खोल देते हैं, वहाँ पे होलसेलर और रिटेलर को आने नहीं देते। ठीक है। बेड डेट का की संभावना कम है क्योंकि ये कैश में डील करते हैं, है ना। गुड्स तभी देते हैं जब उनको पैसा मिल जाए। इनके पास एक बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर किसी स्टोर पे गुड्स की शॉर्टेज हो जाए तो उसे हम दूसरे ब्रांच से गुड्स भिजवा के उस शॉर्टेज को पूरा कर सकते हैं। तो अगर सपोज उज्जैन में 3 पिज्जा हट हैं, तो अगर किसी पिज्जा हट पे कोई गुड शॉर्टेज में हो जाए तो दूसरी ब्रांच से वो एडजस्ट करवा देंगे। ठीक है। रिस्क कम कर देते हैं कैसे? अगर कोई ब्रांच में सपोज प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है या कम हो रहा है तो दूसरी ब्रांचेस में प्रॉफिट होता है, तो उसकी वजह से वो कंपनसेट हो जाता है। इसी वजह से ओवरऑल जो रिस्क है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वो कम हो जाती है। पर्टिकुलर वो ब्रांच तो लॉस में जा रही है लेकिन ओवरऑल रिस्क कम हो जाती है। लो कॉस्ट पे काम कर पाते हैं। लो कॉस्ट पे इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि मिडिल मैन एलिमिनेट हो गया, बल्क में गुड्स परचेज कर रहे हैं, रिस्क उठा नहीं रहे हैं, बेड डेट हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो लो हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? यहां पे ये लोग जब चाहे अपनी एक ब्रांच बंद करके दूसरी जगह रीओपन कर सकते हैं, उससे उनका बिजनेस कहीं नहीं जाता। ठीक है। तो क्योंकि मल्टीपल शॉप सिस्टम में ये लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए कोई एक सेगमेंट, एक ब्रांच बंद कर दी दूसरी ओपन कर ली, ये इनके लिए बहुत आसान है। जिस एरिया या लोकेशन में बिजनेस जो है कम हो रहा है और जिस एरिया में ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा वाले एरिया में 2 ब्रांच ओपन कर देंगे, कम हो रहा है उसको बंद कर देंगे। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी ये लोग एंजॉय करते हैं जो किसी के पास नहीं है। ये बहुत यूनिक फ्लेक्सिबिलिटी है इनके पास, ये एडवांटेज हो गए। अब बात करते हैं इनके लिमिटेशंस की। प्रॉब्लम क्या आती है चेन स्टोर्स को? चेन स्टोर्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं होती, केवल एक जैसे गुड्स होते हैं। इस वजह से कस्टमर अवॉइड करते हैं चेन स्टोर्स को, जिनको वैरायटी देखनी है कोई गुड्स खरीदने के पहले। अगला है लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लैक होने का मतलब है कि इनका कोई पर्सनलाइज कनेक्शन तो होता नहीं, ठीक है, किसी कस्टमर के साथ। तो वहां पे एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो भी सेंट्रली इंस्ट्रक्शन इनको दे दिए वो हर ब्रांच को फॉलो करना है, ओबे करना है। ब्रांच अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना सकती। सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी थी इसका कैरेक्टर। देखो मैं कैरेक्टर दिखाऊं, सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी, सेंट्रलाइज कंट्रोल। ये कैरेक्टर की वजह से ये इस लिमिटेशन को फेस करते हैं। कैरेक्टर से ही बनता है एडवांटेज और लिमिटेशन। लैक ऑफ पर्सनल टच मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि कस्टमर के साथ ऑनर का कोई कनेक्शन नहीं है, वो ब्रांच में बैठे हुए एम्प्लॉइज हैं, उनसे कभी कनेक्शन नहीं बनता ना। ये पर्सनलाइज टच तो केवल वहीं मिलेगा आपको, स्मॉल रिटेल शॉप्स में। ठीक है। जो आपको राय भी दे दे कि ये गुड्स अच्छा है, ये नहीं है, ये लोग राय नहीं देते। इनके पास एक तरह का गुड्स है, आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो। डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये हेड ऑफिस से ऑपरेट होते हैं, इसीलिए अगर कोई जैसे ट्रेंड का कोई चेंज है ना, कोई ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, कपड़ों से रिलेटेड भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो ट्रेंड या फैशन चेंज हो गया, तो
वो पर्टिकुलर ब्रांच को तो पता चल गया कि फैशन चेंज हो गया और लोग इस तरह के गुड कपड़े अब नहीं खरीद रहे, लेकिन ये सेंट्रलाइज लेवल पे डिसीजन मेकिंग होगी। तो कुछ जगह पे अगर चल रहा होगा उस तरह के कपड़ों का ट्रेंड, तो सेंट्रली हो सकता है कि वो डिसीजन ना ले कपड़ों को नए ट्रेंड में लाने का, वो पुराने वाले तरीकों के कपड़े ही बेच रहे हों। तो इस वजह से ये लोग कई बार प्रॉब्लम फेस करते हैं कि डिमांड चेंज होने पे ये डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है इनके लिए कि हम क्या नए ट्रेंड के गुड्स के हिसाब से चलें या पुराने ट्रेंड के हिसाब से ही चलते रहें। उधारी उधारी देते नहीं है तो ऑब्वियसली उधारी नहीं देंगे तो कस्टमर जो है अवॉइड करते हैं एज कंपेयर टू उन रिटेलर्स के कंपैरिजन में जहां पे उन्हें उधारी मिल जाती है। अगेन लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा रहे हैं, तो एक नुकसान इससे जुड़ा ही होता है हमेशा। जिसके साथ भी तुमने लिख दिया कि ये लार्ज स्केल के पे बिजनेस कर रहा है, बल्क में परचेज कर रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसका बेनिफिट है, तो उसका एक नुकसान ये होगा ही होगा कि इन्हें ह्यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो एक इनके फीचर्स देखो तो लोकेशन, एक सेंट्रलाइज परचेज एक साथ परचेज करना, सेंट्रलाइज कंट्रोल एक साथ स्ट्रेटजी बनाना, कैश में सेल करना, रेगुलर इंस्पेक्शन करना, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना, ये इनका बेसिक कैरेक्टर है कि इनके हर ब्रांच पे एक जैसा प्रोडक्ट मिलेगा। प्राइसेस सेंट्रली डिसाइड हो जाती है और उसी प्राइस पे सभी दुकानों पे प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। विंडो ड्रेसिंग मतलब इनको इस तरह से प्रेजेंट करना होता है अपने आप को कि सभी प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, उनकी पैकेजिंग आइडेंटिकल होनी चाहिए, प्रोडक्ट का साइज आइडेंटिकल होना चाहिए, उनका टेस्ट आइडेंटिकल होना चाहिए, कपड़े अगर हैं तो वो आइडेंटिकल होने चाहिए। ये चीज़ें इनको मेंटेन करनी पड़ती हैं। फायदे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, क्योंकि बल्क में बिजनेस कर रहे हैं, बल्क गुड्स में मिडिल मैन को एलिमिनेट कर रखा है, कोई बेड डेट नहीं होते इनके, क्योंकि ये कैश में बिजनेस करते हैं। गुड्स को ट्रांसफर करने की फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है इनके पास कि अगर किसी ब्रांच में ज़्यादा गुड कंज्यूम हो रहा है और किसी में कम हो रहा है तो जहाँ से कम हो रहा है वहाँ से ट्रांसफर करके जहाँ पे गुड्स ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क कम हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रांच के लॉस को दूसरी ब्रांच का प्रॉफिट कंपनसेट कर देता है, तो ओवरऑल रिस्क कम होती है। ये ओवरऑल वर्ड करके लिखना जरूरी है कि एक ब्रांच में लॉस हुआ दूसरे में प्रॉफिट हुआ तो कंपनसेट हो गई रिस्क। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं कि अगर आप कहीं पे ज़्यादा बिजनेस हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस ओपन कर दो, जहाँ पे बिजनेस कम है वहाँ पे कम ब्रांचेस रहने दो। यहाँ पे कस्टमर इस चीज़ से परेशान रहता है कि उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स देखने के लिए ऑप्शन नहीं है। इनिशिएटिव लैक होने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजन लेना है वो सेंट्रल लेवल पे लेना है, तो ब्रांच वालों के हाथ बंधे रहते हैं, वो अपने विवेक से कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि अपने एरिया के हिसाब से हमको कैसे बिजनेस करना चाहिए। सेंट्रली जो डिसाइड हुआ वही करना पड़ेगा। पर्सनल टच मिसिंग रहेगा, ये तो केवल स्मॉल रिटेलर्स में मिलता है। डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड, मतलब डिमांड अगर बदल गई है तो अपने अंदर जो बदलाव लाना है उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो ये लोग स्मॉल लेवल पे ब्रांच लेवल पे डिसाइड नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते, इस वजह से कम कस्टमर्स आते हैं एंड ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है इन्हें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो हमने 2 स्टोर्स पढ़ लिए अभी तक, डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर्स। आगे चलते हैं। देखो इनके दोनों के डिफरेंसेस दिए हैं, तो ये तो होमवर्क है तुम्हारा, इसको रीड कर लो और अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। आखिरी टाइप के फिक्स्ड रिटेल शॉप जो लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं उसका एग्जांपल है मेल ऑर्डर हाउसेस। ये मेल ऑर्डर हाउसेस क्या हो गया, आजकल ये थोड़ा सा सिस्टम बंद हो गया है। मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ, इसको समझने के लिए ये समझ लो कि आज हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से ये सिस्टम बंद हुआ है। अदरवाइज अगर मुझे उज्जैन में बैठ के मुंबई से कोई सामान खरीदना होता और जब इंटरनेट नहीं था, जब अमेजन नहीं था, ठीक है, उसके ऊपर मैं जाके शॉप नहीं कर सकता था, वो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं थी, तो मैं जो डिस्टेंस पे प्रोडक्ट बिक रहा है वहां जाए बिना उसे कैसे खरीद पाता। उस समय के लिए ये मेल ऑर्डर हाउसेस चलते हैं, है ना। उस समय के एरा को सोचो। तुमने टेली मार्केटिंग के एड्स देखे होंगे, टेली मार्केटिंग का एड आता है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं, घर के पर्दे और बहुत सारी चीज़ें, कुछ यूटेंसिल्स। वो लोग क्या करते हैं, उस पर आके एडवर्टाइजमेंट ये बोलते हैं कि ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर दीजिए, इस पे आप मुझे ऑर्डर दे दीजिएगा, वो ऑर्डर के आप पैसे डीडी बना के भेज दीजिए, आप तक गुड्स पहुंच जाएगा।
तो ये सब कुछ पोस्टल सिस्टम से चलता था, पोस्ट ऑफिस जैसे सिस्टम से। इसीलिए इसको मेल ऑर्डर हाउसेस बोला जाता है। मेल मतलब पोस्टल सिस्टम, ऑर्डर, मेल ऑर्डर देना मतलब कि आप एक तरह से शॉपिंग करने के लिए जो ऑर्डर दे रहे हैं वो पोस्टल सिस्टम से भेज रहे हैं। अब वो सब इंटरनेट करता है, इसीलिए इनकी कोई जरूरत नहीं बची अब। तो मेल ऑर्डर हाउसेस का मतलब होता है ऐसी रिटेलिंग जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्टल कम्युनिकेशन से किया जाता है और यहाँ पे कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता बायर का और सेलर का। मेल ऑर्डर हाउसेस में एक मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और जितने कस्टमर हैं, पोटेंशियल कस्टमर, आज भी यही होता है। देखो इंटरनेट पे भी जिसको सामान बेचना है वो क्या करता है, डेटा चुराता है, लोगों के व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर, और उस डेटा पे अपने प्रोडक्ट को पुश करता है, ठीक है। और उसका इस्तेमाल करने के लिए वो टेलीफोन का इस्तेमाल तब करते थे, अब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उन लिस्ट ऑफ मेंबर्स को हम अपना, हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशंस भेज देते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम, इसके अलावा हम न्यूज़पेपर के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू, कैटलॉग के थ्रू, सैंपल्स के थ्रू भी कस्टमर को अप्रोच करते हैं और उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। अगर कस्टमर आपको ऑर्डर सेंड कर देता है कि हमें, कस्टमर की तरफ से ये ऑर्डर मिल गया है इन बिजनेस को कि हमें तो इतने कुछ चाहिए, तो फिर ये ऑर्डर किसके थ्रू मिलते थे, यहाँ मीन्स क्या था, पोस्ट। और मैंने बताया डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, है ना, बैंक से में पैसे जमा करके और अकाउंट डिटेल भर के कि ये इस पर्सन को पे करना, एक डीडी और अपना ऑर्डर, ये जो कस्टमर्स होते थे वो इन रिटेलर्स के पास भेजते थे और फिर जब ये पेमेंट वगैरह मिल जाता था तो उधर से गुड डिस्पैच हो जाता था और कुछ समय बाद पोस्ट के माध्यम से ही लोगों तक गुड्स पहुंचा दिया जाता था, है ना। तो पार्सल वगैरह मिल जाते थे इस तरीके से। तो आज भी हम पार्सल लेते हैं, वो सिस्टम अब इंटरनेट ने कैप्चर कर लिया। अब हम पोस्ट सर्विसेज नहीं लेते, उसमें इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट के लिए भी डीडी की जगह पे हम इंटरनेट बैंकिंग और ये जो आपकी मोबाइल बैंकिंग है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुराने वर्जन को हम नए तरीके से यूज कर रखे हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में अभी तक इसको चेंज नहीं किया है। ये पुरानी कहानी है, कुछ कुछ तुम्हें समझ में आ गई होगी, कुछ याद आ गई होगी, ठीक है। इतनी आस्किंग भी नहीं है इसकी, पर पढ़ना तो है। आगे चलते हैं। पेमेंट कैसे होता है मैं समझा चुका हूं तुम्हें। 3 तरीके होते थे पेमेंट का। ये पुराने तरीके हैं, ये तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, बट तुम्हारी जनरेशन के लिए तो ये आउटडेटेड है बहुत ज़्यादा। वैल्यू पेबल पोस्ट, मतलब पोस्ट ऑफिस में ही पैसे जमा कर दो, बैंक के थ्रू, डीडी के थ्रू पैसे भेज दो, ठीक है। और ये जनरली पैसा कैसे मांगते आते थे, एडवांस में। तो यहाँ पे बेड डेट की कोई रिस्क नहीं होती थी क्योंकि पैसे पहले ही सिक्योर हो गए हैं, पोस्ट ऑफिस में सिक्योर हो गए हैं, नहीं तो डीडी बना के भेज दिया कस्टमर ने, नहीं तो कैश भेज दिया, वॉट एवर। तो इस बिजनेस में बेड डेट की कोई गुंजाइश नहीं थी। कौन से तरह के गुड्स सूटेबल होते थे मेल ऑर्डर के लिए, तो जो नॉन पेरिशेबल हो। ऑब्वियसली आज भी हम कुछ बाहर से मंगाते हैं, दूसरी सिटी से मंगाते हैं, तो फिर हम ऐसा गुड मंगाते हैं जो पेरिशेबल ना हो, है ना, फिर बहुत ज्यादा हैवी ना हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो जिसके स्पेसिफिकेशन बताने आसान हो, जो लो कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाए, जिसकी डिमांड रेडी हो मार्केट में, मतलब मार्केट में जो हेवीली डिमांडेड होता है वही गुड्स इस तरह के बिजनेस में काम करता है। अब किसी गुड्स की बहुत ही कम डिमांड होती है तो वो क्या ही उसमें मुनाफा होगा और कितना ही प्रोडक्शन करोगे। तो जिसकी हाई डिमांड होती है जिन गुड्स की मार्केट में, वो ही इस तरह के सेटअप में सक्सेसफुल हो पाते हैं। वही वाले गुड्स का बिजनेस इस सेटअप में सक्सेसफुल हो पाएगा। गुड्स शुड बी अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर। ये वही वाली बात हो गई, ये दोनों बातें जुड़ी हुई है। इजी डिस्क्रिप्शन वाला गुड्स इसमें सक्सेसफुल होगा। तो ये 3 चीजें तो सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, बाकी तो 2 चीजें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। एक चीज ये है कि ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होने चाहिए और ये पेरिशेबल नहीं होने चाहिए। फायदे क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। रीज़न, आपने फिक्स शॉप कहीं पे सिचुएट करी हो और वहाँ पे ये सारे लोग एक साथ खरीदने आते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। पूरे इंडिया से अगर आपको केवल मेल ऑर्डर आते हैं तो आपको बहुत बड़ा सेटअप बनाने की, विंडो ड्रेसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेन स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर जैसी।
मिडिल मैन ये भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ये भी उठाते हैं, इस वजह से गुड्स को सस्ता बेच पाते हैं। बैड डेट होती नहीं है, तो ये रिस्क को कम करता है। इनकी रीच बहुत वाइड है, क्योंकि आप इंडिया के किसी भी कोने से आपको ऑर्डर मिल सकता है और आप वहाँ पे गुड्स भेज दोगे। और कन्वीनियंस इसलिए है क्योंकि कस्टमर को आप तक आना नहीं पड़ा, उसकी ट्रैवलिंग बच गई, और आपको भी उसे सर्विस कैटर करने के लिए पूरा सेटअप बना के नहीं रखना पड़ा, तो ये कन्वीनियंट भी है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। पहला है पर्सनल कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है, पर्सनल टच की कमी है ना। क्रेडिट फैसिलिटी ये दे नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आगे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट की बहुत हैवी कॉस्ट इन्हें पे करनी पड़ती है, क्योंकि इनको बहुत लार्ज जोग्राफिकल एरिया में अपने गुड्स की इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती थी। आफ्टर सेल सर्विसेज की कोई कहानी नहीं थी, क्योंकि इनकी फिक्स शॉप नहीं थी, लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। अगर ये ऑफर भी करें कि हम आफ्टर सेल्स दे देंगे, तो लोग उस समय ट्रस्ट नहीं करते थे। अब तो काफ़ी सेटअप बदल गया और अब लोग ट्रस्ट करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग में भी उनको पूरा भरोसा होता है कि आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगी। पर उस समय नहीं होता था। उस एरा के बारे में सोचो जहाँ पे इंटरनेट था ही नहीं। नो क्रेडिट फैसिलिटी, डिलेड डिलीवरी, क्योंकि समय लगता था। एक तरफ से ऑर्डर जाएगा चिट्ठी से, फिर सब कुछ एश्योर होने के बाद वहां से पार्सल आएगा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, कई लोगों को डर लगता था, और बहुत ही कम लोग इस बिजनेस में अपना भरोसा दिखाते थे कि हमने पैसे भेज दिए और सामने से जो गुड्स आया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, खराब है, कहीं ये सेलर फ्रॉड तो नहीं है। इस तरह के बहुत ज़्यादा खतरे लगते थे लोगों को, और वो लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। अभी भी ऑनलाइन पे ये यंग जनरेशन ही ट्रस्ट कर रही है। अगर आप ओल्ड एज ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की जनरेशन से बात करोगे, तो दे डोंट ट्रस्ट। हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज, पूरी तरह से निर्भरता पोस्टल सर्विस पे थी, और इंडिया की पोस्टल सर्विस कोई बहुत अच्छी थी नहीं। पर फिर भी कई लोगों की ज़रूरत होती थी और इस तरह से बिजनेस करना पड़ता था, क्योंकि आप हर बार गुड्स खरीदने के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करके फिर गुड्स लेके आना इज़ नॉट ईजी केस, राइट। तो इस वजह से ये चलता भी था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था इसमें बिजनेस, पर कम होता था। अगली बात करते हैं, इसका एक समरी पढ़ लेते हैं। देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, मिडिल मैन रिमूव हो चुका है, बेड डेट का खतरा है नहीं, बहुत वाइड रीच है, ये इसका यूनिक पॉइंट है। बाकी ये तीन चीजें तो हमने बाकी दोनों में भी पढ़ी हैं, और कन्वीनियंट है। तो ये दो यूनिक पॉइंट है, बाकी एडवांटेज तो एक बार तुम्हें याद हो गए तो तीनों में चिपका सकते हैं ना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, लिमिटेशन की बात करें। ये भी ऐसी लिमिटेशन है जो लगभग सब में है, सारी लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप में ये प्रॉब्लम हमें मिली, ठीक है। प्रमोशन कॉस्ट सभी को बियर करनी पड़ती है, सबको प्रमोशन करना पड़ता है। आफ्टर सेल सर्विसेज ये नहीं देते, ये प्रॉब्लम इसकी यूनिक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इसकी यूनिक प्रॉब्लम है जो बाकी के टाइप में हमने नहीं पढ़ी। लोग ट्रस्ट भी नहीं करते थे इस बात पे। क्रेडिट फैसिलिटी बिल्कुल सब में सिमिलर थी। डिलेड डिलीवरी ये भी यूनिक है इसकी, केवल यूनिक वाली याद रखो, बाकी तो जनरल 3-4 सबके लिए याद रख सकते हो कि सब में लिमिटेशन है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज इसकी यूनिक है, और पोस्टल सर्विस पे डिपेंडेंस, तो 4 यूनिक इसमें है। बाकी तो जो तुम्हें दिख रही हैं वो चेन स्टोर में भी लिमिटेशंस थी और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी लिमिटेशंस थी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ मेरे हिसाब से ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म, और अगले टॉपिक में हम नए लेक्चर में मिलते हैं। देखें ज़रा अगला टॉपिक क्या है, वेंडिंग मशीन, बिल्कुल। तो अगले टॉपिक में हम नए लेक्चर में मिलते हैं।